हेलो दोस्तों, आप सभी का भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट जो LNMU UG पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए ये क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्लास आपके लिए है। हम इसमें UG पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस पेपर को कवर कर रहे हैं, जो कि आपका ऑनर्स पेपर होगा। इसके दोनों पेपर 3 और पेपर 4 दोनों को ही हम कवर कर रहे हैं। आप चिंता न करें, हम एक एक टॉपिक को अच्छा से रिवाइज करेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, इसलिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। हम इससे पहले वीडियो में आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में बता रहे थे, स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में बता रहे थे। हमने आपको इससे पहले में स्विट्ज़रलैंड के संविधान के संघीय कार्यपालिका संसदीय और अध्यक्षनात्मक पद्धति का जो विवरण प्रस्तुत किया था, वो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में निश्चित बताइएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखें। बस वही वीडियो था जहाँ से हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, और आज स्विट्ज़रलैंड का सेकेंड टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। स्विट्ज़रलैंड के बारे में विस्तृत जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में बहुत सी जानकारियाँ हमें पढ़नी है, और उसका सेकेंड टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अब तक भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से ही भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे तो हमारा हर एक वीडियो आप तक निश्चित रूप से पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले। ये हमारा क्लास 8 है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बिल्कुल ही फ्री है, इसके लिए आपसे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है। बस आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ले। हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आज का कोटेशन है, विद्या के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण ही काफ़ी है आपको यशस्वी बनाने के लिए। आप अपने क्लास में ध्यान लगा के पढ़ें, अच्छा से पढ़ें, उसके प्रति समर्पण भाव रखें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, लाइक करें। भारत स्टडीज यूट्यूब की दुनिया का क्रांति। चलिए अब हम शेयर ज़रूर करें, मैं आपसे यही कहूँगा। अब हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, और आज हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्विस या फिर स्विट्ज़रलैंड। स्विस के संविधान के बारे में आपको किस इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अर्थात आपको स्विट्ज़रलैंड की विशेषता से जुड़ी हुई कोई भी सवाल मिले, किसी भी तरह वो पूछा गया हो, आप मेरे द्वारा बताए गए इसी आंसर को उसमें लिख सकते हैं, और आपको पूरा 20 में से 20 मार्क्स देना होगा आपके कॉपी चेक करने वाले टीचर को। या फिर उसके महत्व के बारे में पूछे, सवाल किसी भी तरह से घुमा सकता है, इसलिए आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। पर उसमें आपको देखना है कि वो स्विट्ज़रलैंड की विशेषता या महत्व के बारे में तो नहीं है। अगर इन दोनों में से किसी भी बारे में है या फिर इन दोनों ही के बारे में है, तो आप मेरे द्वारा बताए गए आंसर को आराम से निश्चिंत होकर वहाँ पे लिख दीजिए।
तो आइए हम शुरू करते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषता और उनके महत्व। स्विट्ज़रलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणराज्य है। सन 1848 के संविधान द्वारा स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। इस संविधान द्वारा जिस प्रणाली की रचना हुई वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। यह न तो विशुद्ध संरचनात्मक है और न विशुद्ध अध्यक्षनात्मक है, बल्कि इनमें दोनों का संयोग है। स्विस संघीय व्यवस्था भारत और अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बीच का मार्ग अपनाती है। स्विस संविधान जिन प्रमुख विशेषताओं के कारण अनुपम और अपठनीय है वे निम्नलिखित है। अर्थात स्विट्ज़रलैंड की जो संविधान है इसके बारे में हम आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि इसके संविधान न को संरचनात्मक है और न अध्यक्षनात्मक। इसका पूरा विवरण मैं इससे पहले वाले वीडियो क्लास 7 में आपको दे चुका हूँ। तो वही ये बता रहा है कि ये न तो पूरी तरह से संरचनात्मक है और न ही अध्यक्षनात्मक है। अर्थात जिस तरह से अमेरिका में अध्यक्षनात्मक चलती है और भारत में संरचनात्मक, इन दोनों के बीच का एक अलग ही संविधान जो स्विट्ज़रलैंड में चलता है, उनके बारे में हम बात अब करते हैं। फर्स्ट है निर्मित, लिखित एवं व्यापक संविधान। जो स्विट्ज़रलैंड का फर्स्ट संविधान है, फर्स्ट है वह है हमारा निर्मित, लिखित एवं व्यापक। अर्थात स्विट्ज़रलैंड का संविधान अपने मूल रूप में निर्मित और लिखित है, जिसे एक 14 सदस्यीय आयोग ने काफ़ी सोच विचार के बाद तैयार किया था। निर्मित है, लिखित है। इसके बारे में कितने सदस्य थे? वो 14 मेंबर थे उस कमेटी में जिसने इस संविधान को बहुत ही सोच समझ के बनाया था। और जो संघ की डाइट द्वारा स्वीकृत होकर, वहाँ एक संघ की डाइट थी, डाइट इसके द्वारा स्वीकृत होकर, डेट इम्पोर्टेंट है, 12 सितंबर 1848, 12 सितंबर 1848 को देश में लागू किया गया। बाद में सन 1874 में संविधान में पुनः व्यापक परिवर्तन किए गए और यही संशोधित और परिवर्तित संविधान आज विद्यमान है। 1874 में संविधान में कुछ परिवर्तन किया गया और ये जो परिवर्तन किया गया है 1874 में, यही संविधान परिवर्तन अभी भी चल रहा है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। और एक बात जो आपको इसमें जानना है वह है कि स्विस संविधान में कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं। तो स्विस संविधान में 1 2 3 इस तरह से भी याद रख सकते हैं। 1 2 3 अर्थात 1 2 3, और ये डिजिट कितना है? ये डिजिट है 3, 1 2 3, ये डिजिट 3 है तो 3, 1 2 3, और ये डिजिट कितना है? 3। तो इससे आपको ये याद रखना है कि 1 2 3 ये इसका अनुच्छेद है, अर्थात आर्टिकल्स है, अनुच्छेद है ये, ठीक। और ये जो 3 है, जो 3 ये डिजिट है, याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 डिजिट ये इसका अध्याय है, अर्थात लेसन है, ये इसका अध्याय है।
याद कैसे रखेंगे? 1 2 3 ये इसका अनुच्छेद है, और 1 2 3 अंत कितना हुआ? 1 अलग, 2 अलग और 3 अलग को ये तीनों 3 अंक हुए, तो 3 इसका अध्याय हुआ। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट कुछ इस प्रकार है। कठोर संविधान। कठोर संविधान जो इसका सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं, वो है ये क्या हो गया, 2 मिनट रुको। सेकेंड टॉपिक है वो है कठोर संविधान। कठोर संविधान। इस देश का संविधान कठोर है, जिसमें संशोधन करने की रीति साधारण विधि निर्माण की रीति से भिन्न है। स्विट्जरलैंड का संविधान अमेरिकन संविधान से कम कठोर, किंतु भारत के संविधान से अधिक कठोर है। हम पहले ही बता चुके हैं कि स्विट्जरलैंड का संविधान अमेरिका और भारत के संविधान के बिल्कुल बीच से गुजरता है, तो अमेरिका से कम कठोर है और भारत से अधिक कठोर है। स्विस संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव को संघीय सभा के दोनों सदनों से पारित करवाना होता है, तथा कैंटनों तथा मताधिकारी स्विस नागरिकों के बहुमत जनमत संग्रह के अनुसमर्थन करवाना होता है। स्विस संविधान में लगभग 125 वर्षों में, जो आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, वो है 125 ईयर में 57 संशोधन हो चुके हैं, अर्थात 57 संशोधन हो चुके हैं। जबकि अमेरिकी संविधान में ये भी जानना है कि जो अमेरिका के संविधान है उसमें लगभग 200 वर्षों में, या 200 वर्षों के प्लस ही मान लीजिए, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 27 संशोधन हुए हैं। और भारत में तो कितना हो गए हैं आप जान ही चुके हैं। अभी करेंट की बात करें तो लगभग जहाँ तक हमें याद है आज़ादी से अब तक वही 80 ईयर लगभग, तो इसमें हमारे अंदाज से 120 प्लस संशोधन हो चुके हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि इतने कम ईयर में इतना अधिक संशोधन, और इसका इतना अधिक ईयर में इतना कम, और इसका बीच, तो ये इन दोनों के बीच का है। देखिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड विश्व का सर्वाधिक प्राचीन गणराज्य है। सन 1848 के संविधान द्वारा यह गणतंत्र की स्थापना हुई। उस समय यह आधुनिक विश्व का अकेला गणतंत्र था। इससे पूर्व भी स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का राजतंत्र नहीं रहा है जिस प्रकार राजतंत्र इंग्लैंड, फ्रांस या सोवियत रूस में था। रेपार्ड ने इसलिए कहा है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। आपके लिए इस पॉइंट में जानने वाली, जो कि पॉइंट नंबर 3 है, इसमें जानने वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जान लीजिए कि स्विट्जरलैंड उतना अधिक उसमें राजा महाराजाओं का रहा ही नहीं। वो शुरू से ही गणतंत्र राज्य रहा है, संविधान के प्रति मान्य रहा है, संविधान के अनुसार चलता है। और इसमें एक लेखक हैं रेपार्ड, ये राइटर हैं, और इन्होंने एक बात कही, और वो बात है स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है। तो आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड युगों से गणराज्य रहा है, यह कथन किस राइटर के द्वारा कहा गया है? तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक ऑप्शन रेपार्ड का भी होगा, तो आपको इसी में टिक करना है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो कि पॉइंट नंबर 4 है, और वो है निराला संघनात्मक स्वरूप। अर्थात स्विस संविधान का
संगठनात्मक स्वरूप कुछ निराला ही है। स्विट्जरलैंड वाइस कैंटनो अथवा 19 पूर्व तथा 6 अर्ध कैंटनो, 19 पूर्व तथा 6 अर्ध कैंटनो का शाश्वत संघ है। उसके कैंटनों को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। सेकेंड में हम पॉइंट में बोल सकते हैं, या फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट है, अमेरिका की भांति नई इकाइयों को संघ में सम्मिलित करने की भी कोई संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात कोई भी नई इकाइयाँ संविधान में सम्मिलित नहीं हो सकती है। ये फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकेंड हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं, ये लीजिए। अब इसमें एक दो और पॉइंट भी है, पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें से एक पॉइंट ये हो सकता है कि स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्रचलित है। प्रत्येक नागरिक अपने कैंटन तथा संघ अथवा राज्य मंडल का नागरिक है। अर्थात अमेरिका के ही तरह वहाँ पर भी दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। अमेरिका संविधान जहाँ संघवाद की संप्रभुता पर स्थित है, वहाँ स्विस संविधान में कैंटनों की संप्रभुता को महत्व दिया गया है। यही कुछ एक दो पॉइंट है। अब हम पॉइंट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। वो है गणतंत्रवादी स्वरूप। स्विस संविधान का स्वरूप गणतंत्रात्मक है। जनता में ही प्रभु सत्ता निहित है। राज्य का प्रधान प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर पद प्रदान करता है। संविधान के 6ठे अनुच्छेद में कैंटनों का गणतंत्रीय स्वरूप और अपनी संस्थाओं को गणतंत्रीय ढंग पर निर्मित करने का उल्लेख है। कुलीन तंत्रीय और ऐसे में ही अन्य प्रवृत्तियों को रोकने का समुचित प्रावधान किया गया है। यह इसका पॉइंट नंबर 6 में है, जिसे हम पॉइंट नंबर 5 में है, जिसे हम गणतंत्रवादी स्वरूप कहते हैं। पॉइंट नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। अनुपम लोकतंत्र। अनुपम लोकतंत्र इसके अंतर्गत अनुपम इसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अर्थात यहाँ प्रजातांत्रात्मक सिद्धांत को सर्वाधिक सफल प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो प्रजातांत्रात्मक सिद्धांत है उसका सर्वाधिक, ये पेन जो है सो वो थोड़ा भाग रहा है, इसलिए लिखने में दिक्कत हो रहा है। सर्वाधिक सफल प्रयोग जनता की ही इच्छा का निर्माण इसके समुचित संविधान में देखा गया है। अगर हम 7वीं की बात करें तो वो है अनूठी बहुल कार्यपालिका। जो 7th में है वो है अनूठी बहुल कार्यपालिका। इसके अंतर्गत स्विस कार्यपालिका जो संघीय परिषद कहलाती है बड़ी अनूठी है। स्विस कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित 7 सदस्यों से मिलकर बनती है। इस बहुल कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की शक्तियाँ समान है। अध्यक्ष भी अन्य सदस्यों के समान स्तर पर है। जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो जो 7 व्यक्तियों की समितियाँ, उनमें बारी बारी से सभी अध्यक्ष बनते हैं और अध्यक्ष को कोई विशेष पावर नहीं दिया गया है। जो उन बचे हुए 6 का सदस्यों का पावर है, उतना ही पावर उस 7 में अध्यक्ष का भी होता है। यही इसमें बताया गया है। 8 की तरफ अगर हम बढ़ें तो अनूठी संसदीय व्यवस्था। कुछ अनूठे बात हैं जो इसके संविधान में देखने को मिलते हैं। वह है अनूठी संसदीय व्यवस्था।
अर्थात स्विस संविधान या स्विस संसदीय व्यवस्था भी अनेक दृष्टियों से अनुपम है। प्रथम, स्विस शासन व्यवस्था न पूरी तरह संसदीय है न पूरी तरह अध्यक्षात्मक है। शासन का प्रमुख राजा भी है और प्रधानमंत्री है भी, तथा वह नाम मात्र का शासन प्रमुख भी है और वास्तविक शासन प्रमुख भी। दूसरे, स्विस कार्यपालिका संसद में से ली जाती है। वह संसदीय कार्यवाही में भाग लेती है तथा संसद के प्रति उत्तरदायी भी होती है, किंतु संसद के अविश्वास के फलस्वरूप उसे त्यागपत्र नहीं देना पड़ता। तीसरे, स्विस शासन पद्धति अध्यक्षात्मक है, किंतु यहाँ अमेरिका की तरह सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का प्रतिकरण नहीं पाया जाता है। अगर हम 8 की तरफ बढ़े तो उसका है मूल अधिकार। मूल अधिकार में कुछ लंबा टॉपिक खिंचा रहा है। उसका कारण है कि इसमें बहुत से छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरत है। हमने पूरी कंटेंट आपके लिए ली है, छोटा छोटा पॉइंट, क्योंकि आप जितना पॉइंट अच्छा से बनाएंगे उतना मार्क्स उठता है। तो आप छोटा छोटा पॉइंट बनाइए। मूल अधिकार, मूल अधिकार हम लिखना छोड़ देते हैं। इसका कारण यही है कि लिखने में टाइम बहुत जाता है और चूँकि सुन के आप अच्छी तरह से उसे रिवाइज भी कर सकते हैं, उसे मन मस्तिष्क में बना भी सकते हैं, इसलिए हम लिखने का कम कोशिश कर रहे हैं। जो भी है हम कंटेंट बना रहे हैं टाइपिंग के द्वारा, जिससे वीडियो में टाइम न जाए। जैसे ही बनता है हम वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। भारतीय अथवा अमेरिकी संविधान में के ये मूल अधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारतीय अथवा अमेरिकी संविधान के विपरीत स्विस संविधान में किसी भी औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव है। फिर भी 20 अनुच्छेद प्रमुख या फिर अनुच्छेद संपूर्ण प्रलेख में बिखरे पड़े हैं जो नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करते हैं। उसमें से कुछ हैं जैसे कि अनुच्छेद 4 के अनुसार नागरिकों को कानून की दृष्टि से समान है, अर्थात सभी नागरिक समान है ये कानून की दृष्टि से। अनुच्छेद 27 यह व्यवस्था करता है कि कैंटनों के स्कूलों में धर्मनिरपेक्षता के साथ प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की सबको सुविधा होगी। इसी तरह से कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको जानना है। आप गूगल भी कर सकते हैं इन अनुच्छेद के लिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 1-2 अनुच्छेद बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप उसमें मूल अधिकार देख के कुछ 4-5 लाइन लिख के 1-2 अनुच्छेद के बारे में लिख दीजिएगा तो एक अच्छा सा पॉइंट बन जाएगा मूल अधिकार के लिए। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, वो है नागरिकों के कर्तव्य। इसके अंतर्गत जो कि 10वां हमारा पॉइंट है वो है नागरिकों के कर्तव्य। इसके अनुसार अधिकारों के साथ ही संविधान में नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। यथा राज्य के प्रति भक्ति, कानूनों का अनुपालन और सैनिक सेवा। ये कुछ फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो कि स्विस संविधान में भी दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था 42वें संशोधन में जो कि जोड़ा गया था भारतीय संविधान की बात करें तो। उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान, ये जो हमारा 11वां पॉइंट है ये है उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान। इसमें भी 1 या 2 लाइन सिर्फ आपको लिख के आगे बढ़ना है क्योंकि पॉइंट बहुत हैं इसमें, तो आपको पॉइंट को मैनेज करते हुए लिखना है जिससे टाइम की भी बचत हो और आप जो बताना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बता सकें। तो स्विस संविधान का मूल दर्शन यही है कि नागरिकों को सभी क्षेत्रों में अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो तथा राज्य हस्तक्षेपवादी नीति पर कम से कम चले। यद्यपि लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों के विकास के फलस्वरूप स्विट्जरलैंड में भी राज्य के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तथापि उदारवादी विचारधारा सबल है। यह एक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है पॉइंट नंबर 12 जो है द्विसदनात्मक संघीय सभा। अन्य देशों की तरह है स्विस संविधान सभा भी एक द्विसदनात्मक अर्थात संसदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका है। उनके निम्न सदन को राष्ट्र परिषद और उच्च सदन को
राज्य परिषद कहते हैं। जैसे हमारा में लोकसभा राज्यसभा है ना, उसी प्रकार। पॉइंट नंबर 13 है वो हमारे संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। इसमें आप लिख सकते हैं कि स्विस सर्वोच्च न्यायालय, जिसे संघीय न्यायाधिकरण कहा जाता है, कैंटनों के कानून और प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, पर संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून अथवा संघीय प्रशासन के द्वारा घोषित कार्यों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि स्विस सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघीय न्यायाधिकरण को ही कहते हैं। वो प्रशासनिक कार्यों को तो अवैध घोषित कर सकता है, पर वहाँ के जो संसद के द्वारा बने हुए कानून हैं उसे वो अवैध घोषित नहीं कर सकता। ये आपका 13 पॉइंट था। अब आपका 14 पॉइंट है, और वो है, अब सिर्फ 2-3 ही पॉइंट बचे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लंबा वीडियो खिंचा रहा है, कोई बात नहीं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अभाव। स्विस संविधान में अमेरिकी संविधान की भांति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। वहाँ तो सारी शक्तियों के अंतिम उपभोक्ता वहाँ के कैंटन के नागरिक हैं। ये इतना भी आप लिख देंगे तो काम चल जाएगा। कुछ आप जोड़ना चाहे तो वो भी जोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 जो है वो आपके लिए लास्ट पॉइंट है। इसके बाद कुछ महत्व के बारे में जानेंगे और बात खत्म हो जाएगा हमारा। धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान की धारा, इसके अंतर्गत संविधान की धारा 27 स्विट्जरलैंड के सभी नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता के साथ प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त करता है, और धारा 49-50 सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान का महत्व। अब हमें स्विट्जरलैंड के संविधान के महत्व के बारे में पढ़ना है, तो हम इसके महत्व के बारे में पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनेक सारे महत्व हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान का बहुत अधिक महत्व है। यह यूरोप का सबसे पुराना गणतंत्र है तथा इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ब्रुक्स के अनुसार, ब्रुक्स जो एक साइंटिस्ट, जो एक राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, उसके अनुसार ब्रुक्स इस तरह लिखाएगा, और इसके अनुसार स्विट्जरलैंड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों की शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती है। हंस हूबर का मत है, हंस हूबर का मत है, स्विट्जरलैंड में राज्य सब नागरिकों को मामला है। उसका नेतृत्व किसी पैतृक या निर्वाचित व्यक्ति के हाथों में नहीं दिया जाता। अर्थात स्विट्जरलैंड के हर एक नागरिक को पूरा अधिकार है उसके राज्य के प्रति। ये इस कथन में है। ब्राइस जो कि एक महानतम राजनीतिज्ञ हुए हैं, ब्राइस का मत है कि वर्तमान लोकतंत्रीय राज्यों में जो वास्तव में लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्जरलैंड का दावा सबसे बड़ा है। यह सबसे पुराना लोकतंत्र है क्योंकि इनमें वे समुदाय हैं जिनमें लोकप्रिय शासन उस समय से चला आ रहा है जब संसार के किसी भी अन्य भाग में लोकतंत्र का नाम नहीं था। इसने लोकतंत्रीय सिद्धांतों का विकास किया है और यूरोप के किसी अन्य राज्य की अपेक्षा उन्हें अधिक दृढ़ता से लागू किया है।
स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका भी अनोखी है, जिसमें संसदीय तथा अध्यक्षनात्मक दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण पाए जाते हैं। निष्कर्ष को हम इस बात पे आते हैं कि अगर हम इन पूरे वक्तव्य की निकालें तो इस बात होगा कि स्विस संविधान बहुत ही मौलिक और अनूठा है तथा संपूर्ण संवैधानिक जगत के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र है। अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र और गणतंत्रीय राज्य है तथा दोनों में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। फिर भी स्विस संघवाद अमेरिकी संघवाद से बहुत भिन्न है। ये बात हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि स्विस संविधान अमेरिकी संविधान से किस प्रकार भिन्न है। भारत और अमेरिका, इन दोनों से स्विस संविधान किस प्रकार भिन्न है, इसके बारे में हम जानते हैं। हम अब तक यही जाने। तो आज का सेशन, आज का क्लास हमें यहीं समाप्त करना होगा। हम इस क्लास में स्विट्जरलैंड के बारे में जाने, उसके संविधान के बारे में जाने हैं, उसमें क्या सब गुण हैं, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जाने। नेक्स्ट वीडियो में हम स्विट्जरलैंड का पार्ट 3 लेके आएंगे, उसके संविधान का पार्ट 3 सेकेंड 2 टॉपिक हो चुका है स्विट्जरलैंड का, और हमें कुल 5 टॉपिक स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ना है। तो हम 3rd टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपको लेके आएंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिए। चलिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।